एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं आपका BEGS 183 जो कि है राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स। तो इसमें हम पहला ब्लॉक करेंगे जो कि है इम्प्रूविंग द बेसिक्स। उसमें जो यूनिट 1 है आज हम वो करेंगे जो कि है डेवलपिंग क्रिटिकल एनालिटिकल एंड इंटरप्रेटिव इंटरप्रेटिव थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, तो ये हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हमें देखना है कि ये टॉपिक का नाम क्या है। थोड़े है ना ये नए से डिफ़िकल्ट से वर्ड्स, तो या इनके बहुत सारे मीनिंग्स भी होते हैं। तो ये क्या है सबसे पहले, तो डेवलपिंग क्रिटिकल क्रिटिकल का मतलब होता है कि एक्सप्रेसिंग और इन्वॉल्विंग एंड एनालिसिस ऑफ मेरिट्स एंड फॉल्ट्स ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर और म्यूज़िक। देखो इसमें क्या होता है, जो आपका क्रिटिकल होता है यहाँ पे क्रिटिकल अगर आप देखोगे बहुत सारे बच्चों को ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि क्रिटिकल होने का मतलब होता है कि आप दूसरे इंसान जो या कोई भी चीज़ होती है उसकी गलतियाँ निकालो, उसकी खामियाँ निकालो सिर्फ। बल्कि ये पूरा सच नहीं है। इसका पूरा मतलब होता है कोई चीज़ आप बहुत अच्छे से देखो, उसको एनालाइज करो और देखो कि कहाँ पे उसमें गलतियाँ और कहाँ पे उसमें सही सही चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो उसमें आपको देखना है कि क्या क्या उसमें क्या सही है और क्या गलत है। ये नहीं कि सिर्फ आप उसमें से गलत निकालते हो। ठीक है, तो वही इसमें आपको देखना है कि कैसे आप ऐसे रीडर राइटर बन सकते हो जिससे आप क्रिटिकल हो सको। क्रिटिकल होने का मतलब है कि आप ऐसी चीज़ें पढ़ो कि जो कि पढ़ते ही आपको लगे कि कहाँ पे खामियाँ और कहाँ पे फ़ायदे हैं। कहाँ अगर कोई चीज़ लिखोगे आपको समझ आए कि मुझे क्या चीज़ लिखनी चाहिए क्या नहीं लिखनी चाहिए, किससे मेरा नुकसान होगा किससे फ़ायदा होगा। ठीक है, ये सारा। उसके बाद है एनालिटिकल। क्या होता है एनालिटिकल, होता है कि जैसे कोई भी आप किताब पढ़ते हो, जैसे आप अभी ये किताब पढ़ रहे हो, जब ये यूनिट पढ़ोगे एक होगा कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, दूसरा होता है कि आप इसमें हर एक जो चीज़ है उसमें जाओगे, आप इसको अच्छे से देखोगे कि नए नए वर्ड्स क्या है, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हो, है ना। यानी जो बड़ा एक वो पार्ट था उसके जो छोटी कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो जैसे उसके छोटे मतलब जो उसकी वो बेसिक्स हैं वो उन तक जाना, उन तक पहुंचना, है ना, उसकी जड़ तक पहुंचना। किसी भी जो कोई प्रॉब्लम होती है उस बोलते हैं ना कि उसकी जड़ तक जाना है। रूट्स को जब आप मतलब करोगे तब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, वरना वो प्रॉब्लम वहीं पे रह जाएगी अगर उसको अच्छे से आप नहीं करोगे। सेम यहाँ पे भी एनालिटिकल का भी मतलब होता है कि हर एक जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे उसके हर एक पहलू को आप देखो, ये नहीं कि आपको कोई ऊपर ऊपर से ही पढ़ो। फिर इंटरप्रेटिव क्या होता है, इंटरप्रेटिव होता है कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो फिर आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो या कैसे आप उसका मीनिंग निकालते हो, किस टाइप का मीनिंग निकालते हो, है ना, तो उसको आप बोलते हो। तो जो ये आपका यूनिट है यहाँ पे आपको बहुत सारी जैसे थिंकिंग टूल्स मिलेंगे जिससे आप एक बहुत अच्छे रीडर राइटर और थिंकर बन सकते हो। ठीक है, और ये जो जितने भी टूल्स वगैरह जो भी टूल्स यहाँ पे कहने का मतलब है जो भी इन्होंने आपको कुछ बातें बताई हैं अगर वो आप अपने आप में डालने की कोशिश करते हो, उनको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, उससे आप एक बहुत अच्छे रीडर राइटर थिंकर बन पाओगे। और हर एक चीज़ आप बिना किसी ये मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आप इमोशन में बह के कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो आप इमोशंस में मतलब अगर आपको लगता है कि आपके रिलीजन के रिलेटेड है, आपके कम्युनिटी के रिलेटेड है, आपको अगर वो चाहे गलत है सही है मतलब वो आप नहीं देखते हो, आपको अगर वो उसमें कुछ लिखा है ऐसा जो आपको पसंद नहीं है आप वो बुरा आपको लग जाता है। हो सकता है बहुत बार वो कुछ सही हो, है ना, होता है बहुत बार, बट हम क्योंकि एक इमोशन में बह जाते हैं, है ना, तो फिर उस चीज़ को हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसको हम उस पूरी चीज़ को ही फिर गलत ले लेते हैं, है ना, इस तरीके से। तो आप एक फिर रैशनल और इम्पार्शियल इंसान बन पाओगे इन सारी टूल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन में यहाँ पे है कि टू ऑफ योर फ्रेंड्स आर आर्ग्यूइंग अबाउट फ्लैटनिंग द कर्व ऑफ द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन योर रीजन, ईच फ्रेंड हैज़ मैनी सजेशंस टू ऑफर, each is presenting statistics, words of experts, and hypothetical situations that may arise. The thoughts and interpretation on one side of the argument seem to directly contradict the figures and arguments of other experts. अब क्या होता है, ये यहाँ पे बोल रहा है जैसे कि जब अभी कोविड का टाइम अभी भी चल रहा है और पिछले 2020 से जो कोविड के थ्रू हम जा रहे हैं, तो जब कोविड नया नया आया था उस टाइम पे क्या हुआ था, एक साथ ही केसेस बहुत ऊपर जा रहे थे, है ना, मतलब हर रोज़ बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी, बहुत सारे लोगों को कोविड हो रहा था, है ना, तो उस टाइम पे मतलब वो ऊपर ही जा रहा था, नीचे नहीं हो रहा था कहीं से भी, हमें नहीं लग रहा था ना उस टाइम पे वैक्सीन थी ना किसी ने वैक्सीनेशन कराया था, जब थी नहीं वैक्सीन तो वैक्सीनेशन कैसे ही कोई कराता। तो उस टाइम पे कोई भी कुछ भी नहीं पता था कि क्या करना चाहिए क्या होगा कैसे हम इसको रोक सकते हैं। तो केसेस
कम नहीं हो रहे थे बल्कि बढ़ रहे थे। तो यानी वो जो एक ग्राफ होता है ना, या एक कोई आप लाइन डालो, फिर जो लाइन ऊपर को खींचो आप, ठीक है, तो वो यहाँ पर अगर नीचे को, वो जो लाइन है वो नीचे को नहीं, कम नहीं हो रही थी बल्कि वो ऊपर ऊपर जा रही थी, यानी वो केसेस जो थे उस टाइम पे ऊपर जा रहे थे। तो ये है यहाँ पे फ्लैटनिंग द कर्व का मतलब ये था कि कैसे हम जो वो केसेस हैं उनको कम कर सकते हैं, ऐसे हम क्या चीज़ें स्टेप्स ले सकते थे जिनसे जो वो केसेस उस टाइम पे कोविड के बढ़ रहे थे उनको, या अभी अभी तो वैसे उतना नहीं है बट फिर भी क्या चीज़ें थी जो करके हम इस कोविड को जो है ख़त्म कर सकते थे, कम कर सकते थे, कर सकते थे। और उस टाइम पे आपको पता है कि हॉस्पिटल्स पे भी कितना ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा था, मतलब हर एक हॉस्पिटल में भर भर के पेशेंट्स होते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी जितना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, है ना। तो यहाँ पे था कि कैसे हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे जो ऑलरेडी जिनको हो गया है कोविड उनको हम ठीक कर सकें, और जो नए पेशेंट्स हैं इतना उन वो कम हो जाए, जो और ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वो कम हो जाए, यानी जो स्प्रेड हो रहा है कोविड, कुछ ऐसा किया जाए कि उससे वो कम हो सके वो कोविड जो है। तो जैसे कि आपको पता है मास्क लगाने को बोला गया, आपको बोला गया कि डिस्टेंस मेंटेन करो एक दूसरे से, अगर लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, खांसी ज़ुकाम है, तो डॉक्टर के पास जाओ, फिर मास्क लगाओ। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी थी। दवाइयाँ बोला कि ये खाओ, इससे आपको ये हो जाएगा, है ना। अगर लगता है कि कोविड है तो अपने आप को घर में ही रखो, बाहर मत निकलो, है ना, ये सारी चीज़ें की थी। तो वैसे ही कुछ सजेशंस है जिनसे यहाँ पे आपके यहाँ पे बोला है कि आपके दो फ्रेंड्स हैं जो कि आपके एरिया में जो कि कोविड है उसको, जो है बढ़ रहा है कोविड, उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए आप उन दोनों के बीच में बहस चल रही है कि एक बोल रहा है कि मैं क्या, हमें ये करना चाहिए, दूसरा बोल रहा है ये करना चाहिए। दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के जो हैं एक दूसरे को बता रहे हैं कि देखो इतने इतने केसेस आए हैं, अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो इतने केसेस कम हो सकते हैं। वो एक्सपर्ट्स की बातें बता रहे हैं, डॉक्टर्स की एग्जांपल्स दे रहे हैं। तो ये हो रहा है। तो इस इसके बाद क्या होता है, जो दोनों आपके फ्रेंड्स हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि दोनों सेम बातें बोल रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट, कॉन्ट्रोडिक्ट होता है अपोजिट बोलना। यानी एक जो बंदा है वो बोल रहा है कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं इससे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ये नहीं करनी चाहिए, इस तरीके की, ठीक है। दोनों के जो है, दोनों और एक्सपर्ट्स के पॉइंट्स बता रहे हैं। अब आप एक प्रॉब्लम में फंस गए हो, ठीक है। अब आपको दोनों में, क्योंकि दोनों आपको बता रहे हैं कि इस एक्सपर्ट ने ये बोला है, इसने ये बोला है, जो हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, हमें ये नहीं करनी चाहिए। तो अब आप क्या हो, आप बीच में फंस गए, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको किसकी साइड लेनी चाहिए, ठीक है। तो सेम यहाँ पर आपको क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि आपको, अब आप बताओ कि आप किस फ्रेंड की साइड लोगे और क्यों लोगे। अब जब आप साइड लोगे, आप किन किन पॉइंट्स को अपने माइंड में लोगे, जिसकी मतलब जो पॉइंट्स, ऐसे जो पॉइंट्स आपको कन्विंस करेंगे दोनों फ्रेंड्स में से। आपको दोनों की साइड नहीं लेनी, आपको किसी एक की लेनी है, ठीक है। तो आपको कौन से पॉइंट्स है जो आपको ज़्यादा ये करेंगे ना, कन्विंस करेंगे एक फ्रेंड की साइड में जाने के लिए। तो और आपको कैसे ये पता चलेगा कि जो आर्ग्यूमेंट है वो कॉन्जेंट है, मतलब ऑफर कौन सी साइड है जो आपको ज़्यादा कॉन्जेंट आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। कॉन्जेंट का मतलब हो गया क्लियर, लॉजिकल या कन्विंसिंग, मतलब ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है आपका कौन सा वाला फ्रेंड, कौन सा जो कि क्लियर है, जो आपको बिल्कुल समझ आ रहा है, आपको लग रहा है हाँ इससे काम हो सकता है, लॉजिकल है, और कन्विंस कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये करना था। अब है कि every day we are faced with such situations and have to take considered decisions। तो इसी तरीके से हर रोज़ हमारी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, और हमेशा ऐसी सिचुएशंस को हमें डील करना होता है, और कुछ चीज़ें हमें अपने मतलब कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। वी हैव टू थिंक इंटेलिजेंटली अबाउट व्हाट वी हेयर एंड रीड बिफोर वी फील कॉन्फिडेंट अबाउट एनी इशू। तो हमें क्या है, हमें हमेशा मतलब वी हैव टू थिंक, तो जब भी कोई चीज़ हम सुनते हैं और कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं, हमेशा हमें पहले ही अच्छे तरीके से सोचना चाहिए, देखना चाहिए अपने माइंड से कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और क्या मुझे, मतलब ये क्या मुझे बताना चाह रहा है, मैसेज क्या देना चाह रहा है जो भी मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ। या जो भी आप न्यूज़ बहुत सारी सुनते हो, कुछ फेक होती हैं, कुछ नहीं सही होती हैं, तो वो कैसे आपको पता चलेगा कि वो फेक है, वो नहीं है। तो वी नीड टू प्रैक्टिस एनालाइजिंग अवर बिलीव्स एंड दोज ऑफ अदर्स एंड इवेल्युएट देम बाय लुकिंग एट द रीजंस। तो इसीलिए हमें क्या है, एक कॉन्फिडेंट, हमें जो भी इशू पे, हम कोई भी इशू चल रहा होगा उस पर अगर आपको कोई अपना ये लेना है, आपको बोलना है कि हाँ मैं भी इस पर कुछ बोलना चाहता हूँ, तभी आप बोल सकते हो जब आपके पास अच्छा खासा डेटा होगा, आपको पता होगा कि क्या, कौन सी साइड, कौन जैसे लॉज आते हैं, हर एक लॉ जो जब आता है, एक अपोजिशन में लोग होते हैं वो कुछ बोलते हैं, जो मेन लोग होते हैं वो कुछ बोलते हैं। तो आपको देखना है कि इस लॉ में क्या चीज़ें हैं, जब आप अपने हिसाब से जब पढ़ोगे तभी आप एक अच्छे रीडर बन सकते हो, है ना।
तो उसके बाद है कि वो सारी चीज़ें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जो बिलीव्स है, जो हम चीज़ें सोचते हैं, या जो बाकी क्या दो जो बाकी लोग हैं जो कि हमें कोई बात बता रहे हैं न्यूज़ में हो, या कोई हमें कोई न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका भी हमें देखना है कि वो लोग क्या मतलब कि किस उनकी क्या थिंकिंग या आइडियोलॉजी क्या है, या वो क्या बोलना चाह रहे हैं। उस हिसाब से हमें रीजंस निकालने हैं, फिर हमें कोई एक साइड लेनी है। सो थिंकिंग क्रिटिकली डज नॉट मीन दैट वी हैव टू कॉन्ट्रडिक्ट अदर्स ऑलवेज। ऑल वी नीड टू डू इज़ टू एग्जामिन ओपिनियंस क्लोजली एंड इन डेप्थ बिफोर वी एक्सेप्ट देम। तो अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्रिटिकली सोचने का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि या मतलब क्रिटिकली जब भी आप कोई बोले कि क्रिटिकली थिंक मतलब सोचो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरे की साइड को हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट करना है, यानी उसका अपोजिट कुछ बोलना है। ठीक है, कि वो उसको ना करना है, या मतलब जो भी वो चीज़ बोल रहा है उसको बोलना नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बल्कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको उन जो बातें बता रहा है उस इंसान को अच्छे से देखना है, वो बातें बता क्या रहा है। हो सकता है वो सही भी हो, गलत भी हो। कब आपको ये पता चलेगा वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, जब आप उसकी गहराई में जाओगे, जो भी वो चीज़ें बता रहा है उसकी गहराई में जाओगे, फिर आपको पता चलेगा। जब आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, फिर आपको आइडिया लगेगा कि वो क्या सही बोल रहा है और क्या गलत बोल रहा है ना। फिर आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज फिर आप भी उसी की तरह सोचने लगोगे, है ना। सो थिंकिंग क्रिटिकली मीन्स द एबिलिटी टू एनालाइज, इंटरप्रेट एंड इवेल्युएट आवर ओन आइडियाज़ एंड दोज ऑफ अदर्स। तो थिंकिंग क्रिटिकली का मतलब, क्रिटिकली सोचने का मतलब यही है कि आप अपनी जो एबिलिटी है उसको मतलब जो भी एबिलिटी है, मतलब आपके पास एक एबिलिटी ऐसी मतलब एबिलिटी हो जिससे आप चीज़ों को एनालाइज कर पाओ, उनको सही और गलत में फ़र्क कर पाओ, उसको मीनिंग दे पाओ एक अलग, उसको इवेल्युएट कर सको, अपने आइडियाज़ को भी और दूसरों के आइडियाज़ को भी एनालाइज कर सको, इंटरप्रेट कर सको, उनको मीनिंग दे सको और इवेल्युएट कर सको। ठीक है, उसका जो एंड पे जो बताना चाहता है उस मीनिंग को निकाल सको। Since we are constantly bombarded with ideas, data, and other bits of information, we need to examine those carefully before we accept or reject them. In other words, we need to become reflective thinkers. तो जैसे कि आपको पता है आजकल हर एक बच्चे के पास, हर एक इंसान के पास फ़ोन है, वो ये यूज़ करता है, इंटरनेट यूज़ करता है, और इंटरनेट पे आपको पूरे दिन कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती रहती है। बहुत सारी उसमें फ़ेक होती है, बहुत सारी उसमें सही भी होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या मतलब एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, जिससे आपको फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप वो गलत जो चीज़ें हैं, जो फ़ेक है, उसको भी आप रियल समझने लगते हो, है ना। तो इसीलिए आपको वो सारी चीज़ें देखना, मतलब हर एक इन्फॉर्मेशन को देखना कि क्या सच है क्या गलत है। इसके लिए आपको आपके पास एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिससे आपको उसमें से निकाल सको कि हाँ ये गलत है ये सही है। ठीक है, तो इस तब फिर आप उसको एक अच्छे तरीके से एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से, और वो करने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, मतलब एक आपको रिफ्लेक्टिव थिंकर बनना पड़ेगा, जिसको पढ़ते ही समझ आए कि क्या ये सही है या गलत है। तो अब आपका है थिंकिंग क्रिटिकली एज अ राइटर, रीडर एंड ट्रबल शूटर। तो यहाँ पे आपका कि कैसे आप क्रिटिकली एक राइटर, जब आप मतलब जब आप कुछ राइटिंग करोगे या लिखोगे, तो उससे पहले, लिखने से पहले हमेशा आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो उससे सोचना है आपको कैसे क्रिटिकली, कोई भी चीज़ आप जिसके बारे में लिख रहे हो आपको देखना है कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या फॉल्ट है और क्या मेरिट्स हैं, है ना। तब आप उसको अच्छे से लिख पाओगे। तो या रीडर, जब आप लिखोगे तभी जब आप रीडर बन पाओगे। तो जब भी आप कुछ लिखने लगोगे, तो आपको क्या दो इम्पॉर्टेंट वेज में सोचना है। पहले, सबसे पहले आपको यू नीड टू थिंक क्रिटिकली अबाउट ऑल। सबसे पहले आपको जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी आप चीज़ लिखने जा रहे हो, जो भी ऐसे, उसके लिए जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वो आपको किस से मिलेगी, बुक से मिलेगी, इंटरनेट से मिलेगी, जर्नल से मिलेगी। तो देखना है कि आपको कौन कौन सा लाना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो राइटर है वो किस तरीके की उसकी आइडियोलॉजी है, क्या है, क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। फिर आप उसको जमा करोगे। इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स हैं जिस पे सही न्यूज़ नहीं होती है, सही मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, आपको वो देखना पता होना चाहिए। तब आप एक अच्छा ये जो है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकोगे। अगर आपके पास वो नहीं होगा, आप कहीं से भी कुछ भी उठा के उससे लिखोगे, तो आपका जो ऐसे है वो सही नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको पहले ही क्रिटिकली सोचना है कि आपको क्या, कहाँ से इन्फॉर्मेशन लानी है, किस सोर्स को आपको यूज़ करना है ना। यू नीड टू बी अ क्रिटिकल लिसनर एज यू हेयर अबाउट अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स एंड आइडियाज़। उसके बाद आपको एक क्रिटिकल लिसनर बनना पड़ेगा। जो क्रिटिकल लिसनर हो गया कि जब भी कोई आपको कोई बात बताए, ये नहीं है कि आपको उसको भी हाँ बोलनी है, इसको भी हाँ बोलनी है, या कोई भी आपको एक आपके दिमाग में एक प्रेजुडिस बन गया कि नहीं ये जो इंसान है ये हमेशा गलत ही बोलता है। तो आप कभी, बहुत बार ऐसा होता है वो कुछ सही बात कर जाए, बट आपके माइंड में ऑलरेडी है कि नहीं ये गलत ही बोलता है, इसको तो कुछ पता ही
नहीं है, तो आप वो बात उसकी स्किप कर जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी, वो मतलब सुनोगे ही नहीं आप, है ना। हो सकता है कि आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, इसीलिए उस चीज़ को आपको करने के लिए आपको एक क्रिटिकल लिसनर भी बनना पड़ेगा, जिससे आप दूसरों के जब भी कोई एक्सपीरियंस, बिलीफ, आइडियाज़ को सुनो तो आपको समझ आए कि कहाँ पे वो क्या किस तरीके का सोचने वाला इंसान है और किन आइडियाज़ को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब है स्ट्रैटेजीज़ फॉर रीडिंग क्रिटिकली। अब किन किन स्ट्रैटेजीज से आप क्रिटिकली रीडिंग कर सकते हो, पढ़ सकते हो चीज़ों को, ठीक है। बिफोर यू राइट यू नीड टू रीड एंड लिसन। तो जब भी कुछ लिखने लगोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना और लिखना, सुनना पड़ेगा, है ना। सो लेट अस बिगिन विद स्ट्रैटेजीज फॉर रीडिंग क्रिटिकली, हाउ डू यू बिकम अ थॉटफुल रीडर। तो उसके बाद अब हमें कुछ स्ट्रैटेजीज यहाँ पे दी गई हैं, वो पढ़नी है, और इसके बाद आपको सवाल पूछा गया है कि कैसे आप एक थॉटफुल रीडर बन सकते हो। तो वेल, अ thoughtful reader is one who must patiently read information concerned not only with the simple comprehension of facts but also be mindful of inferring, interpreting, analyzing and evaluating the ideas in a text. तो एक थॉटफुल रीडर क्या होता है, थॉटफुल रीडर होता है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ो, एक होता है ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, दूसरा होता है कि उसकी गहराई में जाना कि हाँ क्या है इसमें लिखा हुआ है, क्या चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ, है ना। तो वो सारा करना। तो एक थॉटफुल रीडर आप कब बन सकते हो, आप एक थॉटफुल रीडर एक होता है कि आप जो जो भी किताब है वो अच्छे से आप मतलब पढ़ लेते हो, ठीक है, पूरा पढ़ लेते हो। दूसरा होता है कि आप उसमें हर एक चीज़ में घुसो, मतलब आप देखो कि ये अगर क्रिटिकली है, ये क्रिटिकल का मतलब क्या है, क्रिटिकल किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकता हूँ। अगर कोई अभी आपको मैं ये पढ़ाऊँगी कुछ इसमें स्ट्रैटेजीज़, आप इन स्ट्रैटेजीज़ को देखो कि आप अपनी लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जब आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, उनको अपने हिसाब से इनको मीनिंग देने की कोशिश करोगे, तब एक थॉटफुल रीडर आप बन सकते हो, है ना। He must be aware that one must adopt different strategies for reading different types of text। और उसके बाद जो ये एक रीडर जो है आपका, ये जो है या आपकी रीडर जो हैं, ये उनको ये भी पता होना चाहिए कि अलग अलग जो टेक्स्ट होते हैं, अलग अलग, जैसे पॉलिटिकल टेक्स्ट होते हैं, अब पॉलिटिकल टाइप के होते हैं, कुछ म्यूज़िक के रिलेटेड टेक्स्ट होते हैं, कुछ मैगजीन्स के होते हैं, जैसे अभी हमारी ये किताब है इस पर एक किस्म का टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि किस किस टेक्स्ट को कैसे पढ़ना है ना। बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं जो आप ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कुछ होते हैं बहुत गहराई से पढ़ने होते हैं, है ना। तो एक थॉटफुल रीडर वही हो सकता है जिसको पता होगा कि कैसे कौन सी चीज़ को पढ़ना है। ऑन द वन हैंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट ऑन इट्स ओन टर्म्स एंड ऑन द अदर हैंड यू आर क्रिटिकली क्वेश्चनिंग द आइडियाज़ एंड लैंग्वेज इन इट। एक साइड से आप क्या करते हो, आप थॉटफुल रीडर तभी बन सकते हो जब आप एक साइड से आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है जिस तरीके से वो बताया गया उसको समझने की कोशिश करो, और दूसरी साइड से आप उसमें जो आइडियाज़, जो लैंग्वेज यूज़ की गई है उसको आप क्वेश्चन करो कि क्या ये इसके साथ जा रही है कि नहीं जा रही है। We will discuss some of the critical reading strategies which will enrich your thinking as a reader and will also be helpful when you play the role of critical writer. The ideas given below are adaptation from। तो जो उसके बाद है इसमें कुछ आपको नीचे स्ट्रैटेजीज दी गई हैं, ठीक है। ये सेम आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से करना, ठीक है। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू यूज टू बी अ क्रिटिकल रीडर, ठीक है, कैन यूज टू बी, ठीक है। ओके, तो ये है आपका, ठीक है। यहाँ पे जो ये आपको ये जो आइडियाज़ वगैरह हैं, ये आपको एक्सेल रॉड और कूपर जो है 2012 वाला, इस यहाँ से इन्होंने अडॉप्ट किया है, ठीक है, बुक है आई थिंक ये, तो वहाँ से इन्होंने ये डाला है इग्नू के स्टडी मटेरियल में, ठीक है। तो ये सारी जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ है ना, ये आपको एक बहुत अच्छा थॉटफुल रीडर बनने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। अब है आपका सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है वो एनोटेटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, दिस entails recording your reactions to a text, your interpretation and questions as you read along. These are notes you write as you read along। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, जब आप उसको पढ़ते पढ़ते जा कोई बुक जैसे आपने उठाई, तो आप जब उसको स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो बीच में कोई रिएक्शन आता है ना आपका, कोई मतलब कोई आपको कोई चीज़, या तो आपको कोई अजीब लगी, या कोई चीज़ होती है जो आपको मज़े की लगी, मतलब आपको लगता है अच्छा ये कैसे हो गया, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कोई पढ़ते पढ़ते लग गई, अच्छा ये कैसे यहाँ पे हो गया, है ना। तो वहाँ पे रिएक्शन आपका बनता है। उसी तरीके से जैसे ही आप उसको पढ़ते हो, आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हो उसको आप एक मीनिंग देते हो अपने हिसाब से, और उसको फिर क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, अच्छा ये है ना। तो वो आप यहाँ पे सबसे पहले करते हो। दीज आर नोट्स यू राइट एज यू रीड अलॉन्ग, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको जैसे आप कोई पढ़ोगे, ये आपको पढ़ते वक्त आपको ये होता ही आपके साथ।
फिर है टेकिंग इन्वेंट्री। तो ये जो चीज़ें आप जैसे कोई किताब आप पढ़ रहे हो, जैसे आपके माइंड में अगर ये सवाल आए तो वहीं पे आप कहीं पे उनको नोट कर लोगे, ठीक है। कोई जो क्वेश्चन कुछ भी आपने पढ़ा, फिर आप उसको क्वेश्चन करोगे, अच्छा ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ये मैं दूसरी जगह से पढ़ने की कोशिश करूँगा। अच्छा अच्छा, ये मुझे चीज़ समझ आई, ये ज़रूरी था यहाँ पे, ये मैं अपनी जो है अपने वर्ड्स में मतलब आप खुद को समझाने की कोशिश करूँगा। होता है ना कोई थॉट आपको अच्छा लग जाता है, कुछ अच्छा लगता है किसी ऐसे या बुक में, तो आप वो कहीं पे लिख लेते हो, है ना। उस तरीके से करना है आपको। फिर है टेकिंग इन्वेंट्री, लिसनिंग एंड ग्रुपिंग योर एनोटेशन सो दैट यू फाइंड मीनिंगफुल पैटर्न्स। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे जब पहले स्टेज में आपने किया था ना, जो भी आपके रिएक्शंस थे, जो भी आपने क्वेश्चंस बनाए थे, उन सबको फिर मीनिंग देना, उनको जो भी आपने अच्छे से पढ़ा फिर उनको ढूंढ के फिर उनका मीनिंग निकालना, ठीक है। दिस वुड रिक्वायर लुकिंग फॉर रेपिटेशन सच एज recurring images, stylistic features such as repeated words or phrases, repeated examples or illustrations. These patterns may reveal something about the reading text. तो उसके बाद ये कैसे आप कर सकते हो, आप जो भी इसमें भी बहुत आप दूसरी बार उसको पढ़ सकते हो, या जो दूसरे जो कुछ वर्ड्स हैं वो बार बार वहाँ पे दिए गए होंगे, वो आप देखोगे उनको कैसे दिया गया है, क्या उनका यूज़ किया गया है। इमेजेस वहाँ पे बहुत बार किताबों में दी गई हैं, अगर आप उनको समझने की कोशिश करते हो उन इमेजेस को, कभी वो डिफ़िकल्ट होते हैं बट अगर समझने की कोशिश करते हो तो आपको पूरा पैराग्राफ समझ आ जाता है वहाँ से, है ना। कुछ फ्रेजेस दिए गए होते हैं, फ्रेजेस थोड़े होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं, वहीं पर अगर आप एक फ्रेज़ को समझ जाते हो तो आपको वो पूरा सेंटेंस ही समझ आ जाता है ना, तो वो कर सकते हो आप। एग्जाम्पल्स अगर दी गई हैं, एग्जाम्पल्स को समझते हो, उससे आपको हेल्प हो सकती है। फिर है आउटलाइनिंग, लिस्टिंग द टेक्स्ट मेन आइडियाज़ और द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट एज वेल एज इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे जो उसके मेन आइडियाज़ हैं, ठीक है, उन सबको आप एक जगह पे लिख दोगे, ठीक है, उस जो भी आप पढ़ रहे हो उसके मेन आइडियाज़। उसके बाद जो भी उसमें डिटेल्स वगैरह हैं जो कोई इंपॉर्टेंट है वो आप उधर लिख लोगे। उसके बाद समराइज़ आप करोगे, मतलब उसको शॉर्ट में करोगे, यानी जो जो मेन आइडियाज़ हैं उनको भी शॉर्ट करोगे, ठीक है। फिर सिंथेसाइजिंग, इंटीग्रेटिंग योर ओन आइडियाज़ विद इन्फॉर्मेशन। तो बाकी आप जो सोर्सेज आपने पढ़े हैं उनमें से जो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने निकाली है उसमें आप अपना कुछ डालोगे, जो आपको उससे समझ आया या आप जो उसके उस टॉपिक के बारे में सोचते हो वो आप उसके साथ मिला के उसको एक मीनिंग दे सकते हो। फिर कॉन्टेक्चुअलाइजिंग, तो प्लेसिंग द रीडिंग टेक्स्ट इन इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड आस्किंग वेदर इट वुड बी यूजफुल फॉर योर टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। तो उसके बाद आप देखोगे कि ये जो आप चीज़ पढ़ रहे हो ये किसके बारे में लिखी गई थी, मतलब हिस्टोरिकल हो गया कि कब ये लिखी गई थी, क्यों लिखी गई थी, इसका क्या, इसके बिहाइंड क्या आइडिया था कि लिखने का। फिर देखोगे क्या, मतलब इसमें जब आपको वो समझ आएगा तो फिर देखो क्या जिस बारे में आप ये अभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या अभी आपको कभी ज़रूरत है इसकी कि नहीं है, या कितना ये आपको हेल्प कर सकती है। फिर है कि एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज हो गया कि फिगरेटिव लैंग्वेज होता है दिस इज़ व्हेन यू एग्जामिन हाउ मेटाफर्स, जैसे आपने पढ़ा होगा मेटाफर्स होते हैं जब एक चीज़ को नॉन लिविंग को लिविंग चीज़ के साथ आप कंपेयर करने की कोशिश करते हो। सिमिलीज होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, ये सारी कुछ लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं जो कि राइटर्स बहुत यूज़ करते हैं, जैसे पोइट्री में होता है बहुत ये, है ना। तो वो आपको यहाँ पे बहुत सारी टेक्स्ट में लिखा होता है, फिर आपको अगर यहाँ पे वो आपको कोशिश करनी है कि किस चीज़ को ये क्या क्यों यहाँ पे मेटाफर को यूज़ किया गया है या इस मेटाफर का क्या मीनिंग है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर है आपको रिफ्लेक्टिंग ऑन चैलेंज टू आवर बिलीव्स, जैसे कि शायरी होती है, शायरी मतलब आपको पता होगा ना शायरी में क्या होता है, मतलब गज़ल वगैरह होता है, नज़म होती है, अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं आपको पता होगा, हिंदी में भी होती है पोइट्री, या इंग्लिश में जो होती है होता है ना, वो अपने हिसाब से यूज़ करते हैं राइटर्स, तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, फिर आप उसको मीनिंग निकालने की कोशिश करते हो, टीचर आपको समझाता है या इंटरनेट पर आप जाते हो वर्ड्स ढूंढते हो, वही वाला आपको यहाँ पे करना है। फिर रिफ्लेक्टिंग ऑन चैलेंजेस टू आवर बिलीव्स एंड वैल्यू, देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है हमारे सोचने का एक नज़रिया होता है ना, लेकिन बहुत बार हम कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ जाते फिर हम बोलते हैं यार ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये तो मुझे इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं थी। एक ऐसा होता है कि आप उस चीज़ को फिर इन्फॉर्मेशन को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, दूसरा होता है कि आप उसको पढ़ के छोड़ देते हो, आप बोलते हो आप मुझे क्या करना है इसके साथ जो भी है ना। तो या बहुत बार ऐसा होता है कि आप हमारे यहाँ पे सोसाइटी में अभी भी कुछ लोग हैं जो कि ये इसमें बिलीव करते हैं ना कि वरना में मतलब बोलते हैं कि जो शुद्राज हैं उनके साथ मतलब अच्छे से जो मतलब बिहेव नहीं करते हैं, बोलते हैं कि उनको नहीं करना है, मतलब टच नहीं कर सकते, उनको अपने साथ खाना नहीं खिला सकते हैं ना, जो कि बहुत मतलब गलत बात है, आप नहीं किसी के साथ भी ये कर सकते हो। सब अल्लाह ताला ने या भगवान ने सबको बराबर बनाया है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, उसके सामने सारा हर कोई इंसान एक जैसा है ना।
तो पॉवर्टी की वजह से आप, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके साथ भेदभाव कर सकता है ना। तो ये है आपका। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार हमारे अंदर भी कुछ ऐसे ही आइडियाज़ होते हैं, तो जब आप उसके बारे में पढ़ते हो कि हाँ ये गलत है, एक होता है फिर आप बोलते हैं हाँ मैं आज के बाद ये चीज़ नहीं करूँगा। या एनिमल्स के साथ बहुत होता है ना, कि बहुत सारी रिलीजियस बुक्स होती हैं, उसमें होता है कि मतलब डॉग्स के साथ आप ऐसे करो, डॉग्स ये होते हैं उनके साथ मतलब टच नहीं कर सकते आप उनको, घर पे नहीं रख सकते, या कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, फिर आप उनको उनको अच्छे तरीके से उनको ट्रीट नहीं करते, उनके साथ बहुत बुरे तरीके से बिहेव करते हो, हंटिंग करते हो उनकी, तो जो कि गलत बात है ना, मत कर, मतलब नहीं करना चाहिए। बट फिर वहाँ जब आपको पता चलता है हाँ ये गलत बात है, तो एक होता है आप उसको आप बोल दो हाँ आज के बाद मैं नहीं करूँगा, दूसरा होता है आप उसको छोड़ देते हो। तो वो देखना, आप वो करने से पहले एक बार आप देखना कि हाँ क्या ये हो सकता है कि वो एक अच्छी बात हो जो आप अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करोगे, ठीक है। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो हो सकता है कि आप एक अच्छी बात को अपने हाथों से निकलने दे रहे हो। फिर इवेलुएटिंग द टॉपिक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, this entails understanding whether the arguments presented by the writer are well reasoned and adequately supported। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ये आप जो भी ऑथर का जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो टेक्स्ट, आपको देखना है कि क्या जो ऑथर आपको, जो राइटर है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या उसने अच्छे खासे उसको पॉइंट्स दिए हैं जिससे वो आपको इस ऐसे को मतलब सपोर्ट करने के लिए होते हैं, रीजंस दिए गए होते हैं, एग्जांपल्स दी गई होती हैं, ताकि समझ आए कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है या ये होता है ऐसा। तो वो आपको देखना है। Recognizing emotional manipulation. This is being aware whether the text is unfairly manipulating you based on false or exaggerated claims। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार देखो इस पे होता है, इंटरनेट पे आप पढ़ते हो कुछ ऐसे, आप किसी कम्युनिटी के रिलेटेड कुछ होता है, फिर आपको वो पढ़ते ही आपको ऐसा लगता है ये तो हमारी दुश्मन है, इनको मार डालना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए हमारे देश से। मतलब बहुत बार ऐसा ही आपको लगता है, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फॉल्स हो, लेकिन आपको ऐसे उस राइटर ने वो लिखा होगा या उस चीज़ लिखने वाले ने ऐसे वो लिखा होगा, आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सच है, और आप उसकी बातों में आ जाते हो फिर, ठीक है। वो आपको देखना है कि ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, वो आपको ऐसे ही इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है, वो देखना है आपको। फिर है जजिंग द राइटर्स क्रेडिबिलिटी। दिस मीन्स आइडेंटिफाइंग वेदर द राइटर रिप्रेजेंट्स डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, हैज सेटिस्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट शी इज़ राइटिंग। यहाँ पे आपको देखना है जो भी आपका राइटर जो भी पॉइंट्स दे रहा है ना, उसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, मतलब जो भी आप उसे लिखा है, आपको टेक्स्ट जो उसका पढ़ रहे हो उस पर आपको देखना है क्या उसके पास जो लिख रहा है, जो अलग अलग पॉइंट्स उसने उस पर लिखे हैं, क्या उसके बारे में उस राइटर को इन्फॉर्मेशन है, कि उसने ऐसे ही कहीं से उठाए हैं पॉइंट्स, थोड़े बहुत लिख दिए हैं और आपको वहाँ पे ऐसे ख़त्म कर दिया है। तो ये आपको देखना है कि क्या मतलब है ये, मतलब ये ऐसे ही तो नहीं किया है, क्योंकि फिर आपको भी उतना इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं, फिर आपको वो वही वैसा ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या बन सकते हो, अगर ये स्ट्रैटेजीज़ आप अपनी रीडिंग में अभी से लगाते हो तो आप एक बहुत अच्छे रीडर बन सकते हो। और आप फिर अगर आप रीडर अच्छे बन पाओगे तो फिर आप राइटिंग जो आपका प्रोसेस है, राइटिंग जो है वो भी आप अच्छे से कर पाओगे, और एक रिफ्लेक्टिव राइटर बन सकते हो, और आपके जो ओपिनियंस है वो भी रैशनल हो सकते हैं, है ना। तो ये है आपका जो चेक योर प्रोग्रेस है, इसमें है आपका व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू यूज टू बी अ क्रिटिकल रीडर। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। तो ये था, बाकी का अब हम आपको बाकी बाद में फिर नेक्स्ट वीडियोस में आपको करा दूँगी, और आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आया, देन मैं अगेन आपको समझा दूँगी, और आप मुझे बताइएगा कि इससे आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं। थैंक यू।